मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा। चंद मिनट आप लोगों के साथ अपनी बात शेयर करना चाहता हूं, अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इस कड़कती हुई ठंड में आप लोग यहां आए, यहां इकट्ठे हुए। आप लोग अभी नौजवान हो, और जब नौजवान किसी कौम के जवाल का और किसी कौम के उरूज का पूरा दारोमदार उसकी नौजवान नस्ल पर होता है, जिस कौम की नौजवान नस्ल बेदार हो गई उस कौम का उरूज शुरू हो गया, और जिस कौम की नौजवान नस्ल सो गई उस कौम का जवाल आ गया। ये तय बात है। आज आपकी तादाद बहुत कम हो सकती है, आप बहुत थोड़े हो सकते हैं। ये मेरे नौजवान भाई, मेरे छोटे भाई बेटे की तरह है सब लोग। मैं उनसे कहता हूं कि आप लोगों से मुखातिब होकर मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये आपका भाई आपके पास सिर्फ इसलिए आया कि ऐ लोगों, मेरे छोटे भाइयों, नौजवान साथियों, आप लोग अब अगर जाग गए तो अपनी कौम का उरूज देख लोगे। हम देख पाए ना देख पाए, लेकिन ये जो नौजवान नस्ल यहां बैठी है ये जरूर देख लेगी इंशाअल्लाह, ऐसा मेरा यकीन है। लेकिन अगर हम लोग सोए रहे, हम आपसी बातों में उलझे रहे, हमने नई फिक्र की आने वाले कल की, हमने नहीं सोची बात कि होने वाला कल क्या होगा, आपके लिए कानून क्या बनाए जा रहे हैं, आपके लिए क्या क्या कारकर्दगी अंजाम दी जा रही है। मेरे नौजवान बच्चे, मेरे नौजवान साथी, प्यार मोहब्बत तो तुम अभी कर रहे हो मेरे दोस्त, ये मोहब्बत तो कर रहे हो, लेकिन अगर एक पुलिस वाला यहाँ डंडा लेकर आ गया बहुत दूर तक दिखाई नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है अपने हक और हुकूक का। मजलिस आज तुम्हारे पास इसलिए आई है कि तुम्हें पता है तुम्हारा संवैधानिक हक क्या है, तुम्हारा हुकूक क्या है, तुम्हारे राइट्स क्या है, तुम्हें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि तालीम से हम वाकिफ नहीं है। बुजुर्गों की इस महफिल में हम बैठते नहीं है, बुजुर्गों के पास हमने जाकर नहीं देखा, बुजुर्गों की सोबत हमने इख्तियार नहीं की। क्यों? इसलिए हमसे जो बात कही जा रही है हमारे जहनों पर वो बात असर नहीं करती। इसलिए नहीं करती कि तालीम हमारे पास नहीं है, बुजुर्गों की महफिल हमारे पास नहीं हुई, हमने बुजुर्गों के सोबत इख्तियार नहीं की, इसलिए आज ये सब चीजें आ रही हैं। मेरे दोस्तों, मेरे यहाँ पर जिले के जिला अध्यक्ष बैठे हैं, मज़ाहिर साहब बहुत जिम्मेदार हैं, जीशान बैठे हैं, मोनिस है, हमारे इसके विधानसभा के अध्यक्ष मोनिस यहाँ मौजूद है, जिले के सचिव मोहम्मद आजम यहाँ है, मौलाना फरमान साहब यहाँ हैं, और एक बहुत अजीम शख्सियत नवीन भाई यहाँ मौजूद है। मैं जिन्हें अपने बात बुलाना चाहता हूँ कि मेरे बात बोलेंगे। अच्छा, आप भी यहाँ एक बहुत बड़ी शख्सियत मुजम्मिल भाई हमारे ये हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं, ये हैदराबाद से आए हैं। मैं चाहता हूँ कि इनको आप आइए, तशरीफ रखें मुजम्मिल भाई। तो मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और अपने तमाम मीडिया के बंधुओं का जो मेरे भाई पत्रकारिता से संबंध रखते हैं। मेरे दोस्तों, आज इस मुल्क के अंदर विपक्ष नहीं है। आज इस मुल्क के अंदर अगर विपक्ष है तो वो सिर्फ एक है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। वो इस देश में विपक्ष का रोल अदा कर रहा है, या फिर उसके साथ हमारे देश के चंद पत्रकार जो बहुत ईमानदारी के साथ अपनी पत्रकारिता की अहमियत को समझकर पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं। मैं आप तमाम पत्रकार लोगों को सलाम करता हूं जो लोग आज इस अंधी गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ अपने अखबार में लिख रहे हैं, अपने टीवी चैनल पर बोल रहे हैं। मैं उन तमाम पत्रकारों को सलाम करता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, बहुत आप लोगों ने पार्टियों की बातें सुनी होंगी। मेरे दोस्तों, आप लोग अभी कांग्रेस के छलावे के अंदर, कांग्रेस के उस बहकावे के अंदर आप लोगों के जहनों में अभी घर किया हुआ है। इसलिए आपको मजलिस की बात बहुत देर में समझ में आएगी, लेकिन मेरा ये यकीन है कि जिस दिन आपके कान में मजलिस की आवाज जाएगी उस दिन आपके दिलों पर असर करेगी, क्योंकि ये हक की आवाज है, ये सच की आवाज है। जब इस प्लेटफॉर्म से कोई खड़ा होकर बोलता है तो वो मर्द
खड़े होकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोले, चाहे हैदराबाद में खड़े होकर अकबरुद्दीन ओवैसी बोले, चाहे उत्तर प्रदेश में खड़े होकर शौकत अली बोले, या इस मंच पर खड़े होकर नैयर काज़मी बोले, मेरे दोस्तों आपके हक के लिए लड़ने के लिए सिर्फ शुक्रिया भाई, आपके हक के लिए, आपकी हक की आवाज उठाने के लिए मजलिस आपके घर तक आई है। आज बहुत लोग, चाणक्य की मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा है, जिस तरह मेरे ये दो भाई हंस रहे हैं उस तरह से उन्होंने उसमें लिखा है, उसने चाणक्य ने लिखा है कि जब तुम कोई नया काम लेकर जाओगे तो जो जाहिल लोग होंगे वो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, वो तुम्हारे ऊपर कमेंट्स करेंगे, लेकिन जब तुम अगला कदम रखोगे, जब तुम अपनी बात कहोगे, जब वो तुम्हारी बात सुनेंगे तो वो तुम्हारा विरोध करेंगे। समझ लेना कि वो तरक्की का दूसरा कदम है। जब पहला कदम रखोगे तो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब दूसरा कदम रखोगे तो वो तुम्हारा विरोध करेंगे, लेकिन जब तीसरा कदम रखोगे और तरक्की और फतेह तुम्हें हासिल होगी तो वो जाहिल लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे और भीड़ का हिस्सा बनेंगे। मेरे दोस्तों, आज तुम पर हंसने वाले मेरे नौजवान साथियों, आज तुम लोग मर्द मुजाहिद हो, तुम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर मजलिस का झंडा उठाया है, मजलिस का बीड़ा उठाया है। मैं तमाम उलमा इकराम का, तमाम अपने मदारिस के लोगों का, तमाम अपनी तबलीगी जमात के लोगों का, मैं अपने तमाम इन मोमिनों का जिनको शक्ल से इनकी मासूमियत है, सिर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, तन पर लिबास कुर्ता पजामा है, मैं इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन तमाम लोगों की देन है कि आज मजलिस उत्तराखंड में इनकी मेहनत, इनकी कोशिशें, इनकी जुस्तजू, इनकी दुआएं, ये आज मजलिस को यहाँ फल फूल रही है। मजलिस तो इन लोगों की देन है, इन लोगों की देन है कि ये लोग जहाँ मजलिस का झंडा देखते हैं, जहाँ बैरिस्टर साहब की बात सुनते हैं, जहाँ बैरिस्टर साहब का फोटो देखते हैं, इनके कदम रुक जाते हैं, फोटो देखते हैं, बैनर पढ़ते हैं और बात सुनाते हैं अपने दिल की, और अल्लाह को सुनाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन्हीं की दुआओं का सिला है कि आज इतनी ठंड में आप सैकड़ों की तादाद में यहाँ मौजूद हो। मेरे दोस्तों, मुबारकबाद के मुस्तहिक है ये तमाम नौजवान साथी, मुबारकबाद के मुस्तहिक है लटौरा के तौफीक और उनकी सारी टीम जो मेरे पास आए थे और इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब, हम सदर साहब, हम आज कांग्रेस छोड़कर आपके साथ मजलिस का दामन थाम रहे हैं और इंशाअल्लाह कयामत तक जब तक जिंदा रहेंगे हम मजलिस के साथ रहेंगे, हक के साथ रहेंगे, सच के साथ रहेंगे। क्योंकि मजलिस सियासी जमात है, मजलिस सियासी जमात है, लेकिन मजलिस झूठी जमात नहीं है। मजलिस झूठी जमात, झूठ का साथ देने वालों की जमात नहीं है। मजलिस उन लोगों की जमात है जो हक की बात करें, जो सच की बात करें, नौजवानों की बात करें, नौकरी की बात करें, रोजगार की बात करें, किसानों की बात करें, मजदूर की बात करें, मजलूम की बात करें, नौजवानों की नौकरी की बात करें, देश में मोहब्बत की बात करें, संविधान में अकीदत की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी की बात करें। उस जमात का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, बहुत दिन आप लोगों ने आजादी की जिंदगी तो गुजारी है, मैंने भी, आपने भी, आपके बुजुर्गों ने भी, मेरे बुजुर्गों ने भी 70-73 साल हो गए मुल्क की आजादी को। लेकिन मेरा सवाल अपने लोगों से है कि हमने आजादी तो पा ली है, लेकिन अभी हमारा जहन आजाद नहीं हुआ है, हमारा जहन आजाद नहीं हुआ है। मजलिस का काम है कि आपको जहनी आजादी दिलानी, आपको बताना कि आपका हक क्या है, आपको बताना कि आपकी सोच क्या है, आपका मुस्तकबिल क्या है। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में इनकी जद्दोजहद करना, उस जुस्तजू में लगना कि इनका मुस्तकबिल कैसे संवरेगा। और मुल्क के अंदर जमहूरी निजाम है, जमहूरियत है यहाँ पर। इस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में जमहूरियत होती है, वहाँ जमहूरी निजाम चलता है। और जमहूरी निजाम सड़क पर इस मीटिंग में नहीं चलेगा, जमहूरी निजाम चलेगा पार्लियामेंट से, जमहूरी निजाम चलेगा असेंबली से, जमहूरी निजाम चलेगा विधानसभा से। मेरे दोस्तों, अब उसकी जरूरत है कि अगर इत्तेहाद करोगे, अगर इत्तिफाक करोगे, अगर इकट्ठे हो जाओगे, अगर आप देखोगे कि बैरिस्टर साहब का फोटो लगा है, बैरिस्टर साहब की पार्टी का नाम, आपकी पार्टी का नाम, हर मुसलमान, हर जिंदा दिल, हर
इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हर दलित का, अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका, उनका निशान, उनकी पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होकर रहेगा। मेरे दोस्तों, उन सब का नाम उन सब के दिलों पर एक ना एक दिन, चाहे हमारे हिंदू भाई क्यों ना हो, मेरे दोस्तों, अगर मजलूम हमारा हिंदू भाई है और जालिम मुसलमान है, हम उस जालिम का विरोध करेंगे, हम मजलूम भाई हिंदू भाई का साथ देंगे। ये मजलिस की तरबियत है और यही मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है कि मजलूम के साथ खड़े हो जाओ और जालिम का हाथ रोको। यही तरबियत है हमारे नबी की। मेरे दोस्तों, मजलिस आज पूरा कारवा, मजलिस का कारवा पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ इसी चीज को लेकर आगे जा रहा है। बैरिस्टर साहब के बारे में अभी इन्होंने यहाँ जिक्र किया कि मेरा एक हफ्ता गुजरा उनके साथ में, यकीनन गुजरा उनके साथ में एक हफ्ता मेरा, वहीं पर वो रहे, वहीं पर हम रहे, उनका रात को रोना और दिन भर आपके लिए जद्दोजहद करना। आप में से किसी ने उन्हें वोट नहीं दिया, आप में से किसी ने उन्हें अभी तक वोट नहीं दिया कि हम उन पर एहसान करें कि बैरिस्टर साहब तो हमारी लड़ाई इसलिए लड़ते हैं कि हम उन्हें वोट देते हैं। मेरे दोस्तों, अभी उत्तराखंड के लोगों ने किसी ने उन्हें वोट नहीं दिया, फिर क्यों वो वहां लड़ाई लड़ रहे हैं सदन में बैठकर? वो जज्बा है उनके अंदर आपका, वो खून है आपका। मेरे दोस्तों, आ जाओ फिर, वो आप लोगों का जज्बा जो उनके अंदर है, वो आपका जो खून है, वो उनसे कहलवाता है। जब दादरी में अखलाक को मारा जाता है, बेटा एक मिनट, जब दादरी में अखलाक को मारा जाता है, जब दादरी में अखलाक के साथ मॉब लिंचिंग की जाती है, एक भीड़ बस में उसके घर में घुसकर उसे मार देती है, मेरे दोस्तों कौन बोलता है? जब हाफिज जुनैद को मारा जाता है ट्रेन के अंदर सफर करते हुए, तो मेरे दोस्तों कौन बोलता है? नाम बोलो उसका, कौन बोलता है? फैलू खान को मारा जाता है राजस्थान में, तो कौन बोलता है? इसरार को मारा जाता है इंडिया गांव में देवबंद के पास, 2000 किलोमीटर दूर है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहीं से चिल्लाते हैं। मेरे दोस्तों, क्यों कोई और नहीं बोलता? क्यों? यहाँ पर भी एमएलए मौजूद है और पार्टी के भी एमएलए मौजूद है, विपक्ष यहाँ मौजूद है, लेकिन नहीं बोल सकता। किराए के मकान में रहते हैं, नहीं बोल सकते। पार्टी की आइडियोलॉजी है, जो पार्टी कहेगी वो बोलेंगे। एनआरसी आया, कोई बोला आपके लिए? किसने बताया आपको आपके खिलाफ एनआरसी का कानून लाया जा रहा है? बताया किसी ने? नहीं बताया। अगर वो बिल न फाड़ते, अगर बैरिस्टर साहब सदन के अंदर बिल न फाड़ते, तो मुझे रात को न पता होता कि एनआरसी क्या होता है। हम लोगों ने सुना भी नहीं था कि एनआरसी क्या है। मेरे दोस्तों, एनआरसी सबके लिए गलत है, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबके लिए गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में उसकी जगह नहीं है, संविधान में मजहब के आधार पर नहीं की जा सकती एनआरसी। आर्टिकल 15, 14, 21 का बिल्कुल वायलेशन है उसके अंदर। मेरे दोस्तों, इसलिए आप लोगों से गुजारिश करने आया कि आज आपका भाई, आपका बेटा, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई आपके पास सिर्फ इसलिए आया कि है मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, अब इनकलाब लाओ, सर उठाना सीखो कि सर उठे तो सही जुल्म के सामने, सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा। सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा। कोशिशें अपनी यूं ही जारी रखो, देखना एक दिन इनकलाब आएगा। मेरे दोस्तों, इनकलाब आएगा अगर ये कोशिश इसी तरह जारी रहेगी। आज कम है, 100-200 है, कोई बात नहीं, कल ये 2-4 हजार होंगे और बहुत जल्दी इंशाल्लाह बैरिस्टर साहब उत्तराखंड में आएंगे, तब आप देखना कि ये 100-200 लाख 2 लाख की तादाद बनकर उठेंगे। और इंशाल्लाह जब यहाँ चुनाव आएगा, तब बैरिस्टर साहब के प्रत्याशी को ये 1-2 लाख लोग वोट करेंगे और इंशाल्लाह आपका प्रत्याशी, आपका नुमाइंदा जब जीत कर सदन में पहुंचेगा, विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, वहां जाकर की बात करेगा, आपके हक की बात करेगा, मजलूम की बात करेगा, सच की बात करेगा। मेरे दोस्तों, तब आपको एहसास होगा अपनी क़यादत का। मैंने एक नारा दिया है कि अपनी क़यादत अपने हाथ, सबका साथ, सबका विकास। अपनी क़यादत अपने हाथ में लो मेरे दोस्तों। 73 साल से आपने अपनी क़यादत नहीं की। मुल्क की आजादी के बाद से लेकर आज तक हमने अपनी क़यादत नहीं की। हमने दूसरों की क़यादत को कबूल किया। हमने अपने बुजुर्गों के कहने पर कांग्रेस को कबूल किया। हमने अपने बुजुर्गों के कहने पर, अपने अकाबिरों के, अपने लीडरों के कहने पर और पार्टियों की
क़यादत को कबूल किया, लेकिन मेरे दोस्तों रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आया कि मुल्क की आजादी के 70 साल बाद मुझसे पूछा जा रहा है कि कागज दिखाओ, तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो। ये दूसरों की क़यादत का नतीजा है। मेरे दोस्तों, जब आपकी क़यादत होगी तो फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि दुनिया में जीने के सिर्फ दो तरीके हैं। मेरे दोस्तों, सियासत की दुनिया में हमने सिर्फ हाथ फैलाना सीखा है। हम सिर्फ हाथ फैलाते हैं, चाहे बहन जी के दरबार में जाए तब भी हाथ फैलाते हैं, चाहे मुलायम सिंह जी के दरबार में जाए तब हाथ फैलाते हैं, चाहे सोनिया गांधी जी के दरबार में जाए हाथ फैलाते हैं। मेरे दोस्तों, मजलिस के आने का मकसद, मेरे आने का मकसद, बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब के उत्तराखंड में आने का मकसद, आप अपनी कौम से कि कौम के लोगों अब हाथ फैलाना बंद करो, अब इस हाथ से बांटना शुरू करो, अब टिकट देने वाले बनो, अब टिकट मांगने वाले मत बनो। मेरे दोस्तों, हमारा मकसद यह है, अब आपको आपका हक मिलेगा जब आपकी नुमाइंदगी होगी, जब क़यादत आपकी होगी, तब आपको आपका हक मिलेगा। और जब आपके पास अपना हक होगा तो मेरे दोस्तों, इस मुल्क का एक निजाम है, इस मुल्क के लोग, आप देखना नौजवान साथियों, आपसे इसलिए बात इतनी कर रहा हूँ क्योंकि आप नौजवान हो और आप लोग इनकलाब ला सकते हो। आप लोग जिस दिन इकट्ठे हो जाओगे, नौजवान जब आता है तभी बलबला आता है। किसी भी, चाहे जंग आजादी रही हो या 1857 की क्रांति रही हो, भगत सिंह आजाद रहे हो या अशफाकुल्लाह खान रहे हो, 20-21 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान रहे हो, 20 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में फजले हक खैराबादी रहे हो, सब लोग नौजवान लोग थे मुल्क की आजादी के लिए। चंद्रशेखर आजाद हो, सब लोग मुल्क की आजादी के लिए, सब लोगों ने, नौजवानों ने बीड़ा उठाया था कि अब हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं सहेंगे और आज ये कौम। तो मेरे दोस्तों, यकीन जानो कि लोग आपके पास आएंगे, लोग आपसे आकर कहेंगे कि अपनी पार्टी से टिकट दे दो, अपनी पार्टी में जगह दे दो। और मैं कहता हूं इन लोगों से जिन्होंने आज मर्द मुजाहिद होने का अपना फैसला सुनाया, मर्द मुजाहिद होने का मुझे यकीन दिलाया, जो लोग आज पहली सफ में खड़े हैं, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ये इतिहास बनेगा कि जब मजलिस का जिक्र यहाँ हुआ करेगा तो याद करना कि मजलिस का जब जिक्र उत्तराखंड में उरूज आएंगे कि मजलिस का सबसे पहला जिला अध्यक्ष कौन था, तो लोग नाम लेंगे कि मज़ाहिर हसन सबसे पहला जिला अध्यक्ष था उत्तराखंड में। जब मजलिस के शहीदों को हम लोग याद करते हैं, आजाद मेरे दोस्तों, आजान मुकम्मल हुई और मैं अपनी चंद बात और करके आपसे अपनी विदा लेता हूँ कि अभी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो आज कांग्रेस छोड़कर और तमाम जिन पार्टियों में थे वो छोड़कर आज मजलिस का दामन थाम रहे हैं, जिनकी दावत पर मैं यहाँ आया था।
तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। मेरे दोस्तों, आप लोगों से यही अर्ज करना था कि अब आपकी जमात आपके पास है, आपका सियासी घर आपके पास है। अब किराएदार की हैसियत से रहना बंद कर दो। जब हमारे पास हमारा सियासी ठिकाना नहीं था, जब हमारे पास हमारा सियासी घर नहीं था, हम लोगों के घरों में किराए पर रहते थे। किराएदार की हैसियत आप समझ सकते हो। गुलाम नबी आजाद की हैसियत क्या रही? एक गुलाम नबी आजाद ने 40 साल कांग्रेस की गुलामी की, लेकिन किराएदार थे, उनका अपना जाति मकान नहीं था। मेरे दोस्तों, आज किनारे कर दिया और ये कहकर किनारे कर दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बहुत बड़े लीडर थे, बहुजन समाज की बात करते थे, कभी कौम की बात नहीं की थी, अपना सियासी घर नहीं बनाया था, दूसरों के घर किराए पर रहते थे। मेरे दोस्तों, आज कहाँ है? आजम खान साहब समाजवाद की बात करते थे, बहुत बड़े लीडर थे, पूरे यूपी के मुसलमानों के वोट वो दिलवाया करते थे समाजवादी को। लोग उन्हें भाई मानते, लीडर मानते थे और कहते थे कि लोगों समाजवादी को देते थे। आज कहाँ है? सलाखों के पीछे है, पूछने वाला नहीं है। आरजेडी में शहाबुद्दीन का यही मकाम था, आज सलाखों के पीछे है बिहार में, कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी अपनी सियासी जमात होगी, आपका अपना सियासी घर होगा, तो आप किराएदार की हैसियत से नहीं होंगे। अगर आपके कील चुभेगी, अगर आप पर जुल्म यहाँ होगा, तो आपकी बात सदन में उठेगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदन में उठाएंगे। मेरे दोस्तों, चूंकि आपने देखा होगा, मुसलमान एमपी बहुत जाते हैं जीतकर, अलग अलग पार्टियों से जाते हैं, अभी भी बहुत सारे गए, सहारनपुर से भी गए, मुरादाबाद से भी गए, अमरोहा से गए, संभल से गए, लेकिन क्या किया? कुछ नहीं किया। एनआरसी का बिल आया, खामोशी इख्तियार की। बहुत छोट बात कर रहा हूँ, बहुत जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जाना है। तो मेरे दोस्तों, तो इसलिए अब अपना सियासी घर आपके पास है। मेरा कहने का पहला मकसद, आज लंढौरे में पहली बार आने का मकसद इस नौयत से वो सिर्फ ये था कि मैं बता दूं आप लोगों को कि आपका सियासी घर यहाँ आ गया। उत्तराखंड के अंदर आपका सियासी घर आ गया, जिसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। और लोग इस पर एतराज करते हैं कि इसका नाम मुस्लिमीन क्यों है, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ, मेरे पत्रकार बंधु भी यहाँ मौजूद हैं, कि मुस्लिमीन इसलिए है कि सच्चा मुसलमान वही होगा जो अपने मुल्क से मोहब्बत करेगा। सच्चा मुसलमान वही होगा जो अपने मुल्क के रहने वालों से मोहब्बत करेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा में कोई भेदभाव नहीं करेगा। सच्चा मुसलमान वही होगा जो इस मुल्क के अंदर इस संविधान पर, इस दस्तूर पर, इस कॉन्स्टिट्यूशन पर अपना विश्वास रखेगा, उस पर अमल करेगा। सच्चा मुसलमान वही होगा जो इस मुल्क के किसान से मोहब्बत करेगा। सच्चा मुसलमान वही होगा जो इस मुल्क के मजदूर की खैरख्वाही के लिए काम करेगा। सच्चा मुसलमान वही होगा जो इस मुल्क के लिए काम करेगा, इस मुल्क की बेहतराई के लिए काम करेगा, वही सच्चा मुसलमान होगा। मेरे दोस्तों, इसलिए इस पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। मेरे दोस्तों, इसलिए इसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। तो मेरे दोस्तों, फख्र से कहिए, जब आप किसी ब्राह्मण से, भाई से पूछिए कि तुम्हारी जमात कौन सी है, तो वो कहेगा कि मेरी जमात कांग्रेस है। दलित भाई से पूछिए तो कहेगा बहुजन समाज पार्टी है। यादव भाई से पूछिए तो कहेगा समाजवादी है। बनिया, पंजाबी और ठाकुर से पूछिए तो कहेगा भारतीय जनता पार्टी था। लेकिन आज आपके पास जवाब है कि आप ये कह सकते हो हमारी जमात है, जिसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है और जिसके तो मेरे दोस्तों, आपकी जमात आपके पास है, आपका राजनीतिक घर आपके पास है, तो अब बहुत देर नहीं करनी अपने घर में आने में। अब कहीं रहे हो, किराए में कितने भी दिन रहे हो, किराएदार बनकर किसी के घर में, किसी भी पार्टी में, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कहीं पर भी हो, किराएदार की हैसियत से अब रहना बंद करो। अब आपका अपना जाति मकान आ गया, आपका अपना घर, राजनीतिक घर आ गया। अब अपने घर में आओ, अपने घर में कयाम करो और लोगों को बताओ कि हम अब भीख नहीं मांगेंगे, अब हम भीख देना शुरू करेंगे और हाथ फैलाना बंद करेंगे। मेरे दोस्तों, इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला। इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला, अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला। और प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए। अपने हिस्से में कोई और समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में कोई और समंदर नहीं आने वाला। और तुम पुकारोगे तो ऐसे हरम आएंगे, तुम पुकारोगे तो ऐसे हरम आएंगे। अब अबाबील के अंदाज में हम आएंगे, अब अबाबील के अंदाज में हम आएंगे। ये अलग बात कि तादाद में कम आएंगे। मेरे दोस्तों, तादाद यहाँ थोड़ी है, लेकिन अबाबील बन जाओ। जिस तरह मक्के की हिफाजत अबाबील ने की थी, तादाद बहुत कम थी, लेकिन क्या था, मक्का को फतेह किया था, उस फौज को हराया था। आज भी यही हालात है। बनो अबाबील, आओ हक के साथ, आओ सच के साथ। और उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और रिवायत ही बताती है, नई उम्र
चलना है, कहां जाना जरूरी। मेरे दोस्तों, झूठ से बच के चलना है। झूठ का ढोंग दिखाने वाली पार्टियों से, फर्जी सेकुलरिज्म दिखाने वाली पार्टियों से जो 70 साल से बहका रही थी, सेकुलरिज्म कर कर उनसे बचना है, उनसे बच के चलना है और आना है अपने घर में। आपका सियासी घर आपके पास है, आप अपने घर में सियासी घर में कयाम कीजिए और आइए मजलिस की तरफ। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं और इन अपने भाई मोहम्मद अरशद को, जो नगर कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड लंढौरा के नगर अध्यक्ष थे, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। ये आए मेरे पास, यहाँ आए मेरे पास अरशद भाई, यहाँ आ जाए मेरे पास। अरशद भाई इधर आ जाइए मेरे पास। लुकमान अपने गले से को दे दो जरा। ये नगर अध्यक्ष है यहाँ लंढौरा में। ये अपनी पुरानी पार्टी को छोड़कर आज मजलिस का दामन थामा है। मैं इनका खैर मकदम करता हूं और इनको मजलिस के लिए लीजिए। ये आज इनका नया नियुक्ति प्रमाण पत्र है, ये मजलिस के साथ रहेंगे। और अरशद नेता साहब हमारे पठानान लंढौरा से हैं। मोहम्मद मेहरबानी के वालिद साहब का नाम है, कार्यकारी विधानसभा सचिव का पद इन्हें दिया गया है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपने आज अपना घर पहचान लिया। शुक्रिया भाई। अब आपने अपना सियासी घर, आपका जो सियासी घर था, आज आप उसमें आ गए। मेरे दोस्तों, बहुत बहुत मुबारक आपको, इन्हें अरशद भाई को और इनकी पूरी टीम को और इनके पूरे संगठन को बहुत बहुत मुबारक कि आज इन्होंने दूसरी पार्टी किराए के मकान छोड़कर अपने जाती मकान में कयाम किया। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। अपने किराए के मकान को छोड़कर आज ये अपने साथी मकान में आ गए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं अरशद को और इनकी पूरी टीम को। और मैं गुजारिश करता हूं, हक के रास्ते पर चलो, सच के रास्ते पर चलो, ईमानदारी के रास्ते पर चलो। देश के मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की मोहब्बत के लिए, मुल्क में रहने वाले लोगों की मोहब्बत के लिए, उनकी खैरख्वाही के लिए काम करो। यही मजलिस का काम है। मजलिस का काम यही है कि अपने लोगों को बताओ, उन लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई हैं, उन्हें नहीं पता कि मजलिस का कारनामा क्या है। मजलिस का कारनामा हैदराबाद में जाकर देखिए। मेरे दोस्तों, आज हम सब लोग इकट्ठे होकर जो काम ओवैसी साहब हैदराबाद में करते हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी उनकी नकल कर कर वही काम करें। जिस तरह हम मोहब्बत बांटते हैं और नफरतों का मुंह काला करते हैं, हम भी इसी तरह यहाँ मोहब्बतें बांटेंगे और नफरत करने वाले लोगों का मुंह काला करेंगे इंशाअल्लाह। और वो होगा तभी जब आप अपनी हमदर्दी करोगे, आप जब मोहब्बत करोगे, आप तमाम लोगों से, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, जब आप उनकी हमदर्दी करोगे, उनके काम आओगे, उनके अच्छे और बुरे में शरीक रहोगे, तो मेरे दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मोहब्बत तो इंसान को क्या, मोहब्बत को तो जानवर भी समझता है जो बेजुबान होता है। और जिनके जुबान है वो मोहब्बत की जुबान को समझेंगे और इंशाअल्लाह एक दिन आपके करीब आएंगे। दूसरे हमारे भाई तनवीर अहमद साहब हैं, मोहल्ला माता वाला लंढौरा से। इनको वालेकुम सलाम, इनको नगर अध्यक्ष का पद से मनोनीत किया गया। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्हें जो है नगर अध्यक्ष पद से मनोनीत किया गया और इनको जो है पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। और मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनको और इनकी पूरी टीम को। शुक्रिया भाई, शुक्रिया आपके लिए है। आज तो ये सब आप आज अपने घर में आ रहे हो, अपने घर। एक ऐसी पार्टी आज देश में है जो उन्होंने एक नारा दिया था। शकील भाई हमारे बहुत बड़े भाई हैं, पत्रकार हैं, बड़े सीनियर हैं, वो आए, मैं उनका शुक्रगुजार, वो आप यहाँ पर तशरीफ लाए। मेरे दोस्तों, एक पार्टी ने वापसी का नारा दिया था कि घर वापसी, तो वो पार्टी तो घर वापसी नहीं करा सकी, लेकिन इतना जरूर है कि मजलिस के लोग जाग गए और मजलिस के लोगों ने अब किराए की दुकान और किराए के मकान में रहना बंद कर दिया और अपने सियासी असल घर में आ गए। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। एक हमारे भाई और हैं जो तौफीक राज है, हजरत बिलाल लंढौरा और नसीम अहमद वाली साहब है, कार्यकारिणी संगठन मंत्री जी ने बनाया गया। तौफीक भाई आइए। तौफीक भाई को बहुत बहुत मुबारक आपको। ये जो है मैं अपनी तमाम मालाएं जो है तौफीक के गले में डालता हूँ। इन्होंने आज इस मीटिंग का इनेकाद किया और इस मीटिंग में इनको सब लोगों को इकट्ठा किया और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी ठंड में आए। आज
एक शख्सियत मेरे साथ हैं जिनका नाम नवीन कुमार है, जिनका घर खंजरपुर में है और वो मेरे साथ हैं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ 2 मिनट में वो भी अपने दिल की बात कहें, क्योंकि मेरे साथ और मेरे बहुत सारे दोस्त भाई हैं, छोटे परवेज हैं बिजौली से और तमाम लोग हैं। लेकिन एक खास बात ये है कि इस नवीन कुमार ने, आज आपकी उम्र कितनी हो गई? 37 साल हो गए, इन्होंने वोट नहीं डाला आज तक। ये कहते हैं कि मैं जिसको सुनता हूं मुझे इस लायक नहीं लगता कि मैं उसे वोट दूं। जब मैंने बैरिस्टर साहब को सुना तब मेरा दिल चाहा कि अब मैं जब वो पहला वोट डालूंगा तो मैं इस शख्स को डालूंगा, लेकिन उसकी पार्टी यहाँ नहीं है। अब उसकी पार्टी कहाँ गई? इनका पहला वोट डालेगा तो बैरिस्टर साहब को मिलेगा। अगर नवीन कुमार 37 साल की उम्र में पहला वोट बैरिस्टर साहब को दे सकता है तो मेरे दोस्तों ये सोच के देखो, तसव्वुर करके देखो, फिर कौन नहीं दे सकता। सिर्फ जद्दोजहद की जरूरत है। हम लोगों ने जद्दोजहद की तो आज नवीन कुमार ने वादा किया कि मैं आपके साथ रहूंगा। बैरिस्टर साहब से मैं प्रभावित हूँ, मुतासिर हूँ। हरिद्वार में हमारा एक भाई और है जिसका नाम अमर गुप्ता है, दक्ष मंदिर के सामने दुकान है। मेरी बात हुई उनसे, कहने लगे कि मैं बैरिस्टर साहब को सुनता हूँ, अकबर भाई को सुनता हूँ, मैं उनके साथ रहूंगा और आप मुझे अपने साथ रखिए, पार्टी में जगह दीजिए और मैं आपके साथ रहूंगा। मेरे दोस्तों, मोहब्बत में बहुत असर होता है। जब आदमी मोहब्बत का सच्चे दिल से किसी को मोहब्बत करता है फिर उसे इजहार करने की जरूरत नहीं पड़ती। और हम तो गली गली कूचे कूचे जाकर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे लोगों से कि आओ अपने घर में, आओ मोहब्बत वालों के साथ, आओ हक और इंसाफ की बात करने वालों के साथ। तो मैं आप सब लोगों को का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि 2 मिनट के लिए नवीन भाई अपनी बात रख दे, उसके बाद सभा की समाप्ति करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह।